Good afternoon, dear students. Comes to our last topic of this unit, classification of drugs. Classification of drugs. In this one, ड्रग्स को क्लासीफाई किया गया है। 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है। इन क्लासिफिकेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड फोर्थ वन इज on the basis of molecular target. So comes to first one classification on the basis of pharmacological effect. On the basis of pharmacological effect यानी जो मेडिसिन है या जो ड्रग्स है उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो क्या है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स कि ड्रग्स का इफेक्ट क्या है, क्या इफेक्ट उसका रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन। इट इज यूजफुल फॉर द डॉक्टर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम द होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी पार्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए डॉक्टर्स को होल रेंज मिल जाती हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के मेडिसिन्स उसको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के अकॉर्डिंग मिल जाती हैं उसको। तो ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये डॉक्टर के लिए यूजफुल है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के मेडिसिन मिल जाते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल्स एनाल्जेसिक्स हैव पेन किलर इफेक्ट, एंटीसेप्टिक किल्स और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यानी जो ड्रग्स है वो क्या इफेक्ट डालेगी, उस ड्रग्स का क्या इफेक्ट रहेगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, वो टेम्परेचर को स्लो डाउन करेगी। तो एनाल्जेसिक है वो पेन को स्लो करेगी, पेन से रिलीव हमें देगी। तो उसी तरीके से एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। तो इट मीन्स जो एंटीसेप्टिक है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी, जो एनाल्जेसिक है वो पेन को किलिंग, पेन का जो इफेक्ट है उसको स्लो डाउन करेगी। तो इस तरीके से ये मेडिसिन्स के इफेक्ट हैं। ओके, तो ये फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ डिफरेंट टाइप की मेडिसिन होती हैं और वो डिफरेंट टाइप की मेडिसिन डिफरेंट फंक्शन शो करती हैं, डिफरेंट टाइप के इफेक्ट उनके होते हैं। सो सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। जो ड्रग्स के एक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये कितने टाइप की होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। यानी ऊपर हमने किया है ड्रग्स के इफेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे है ड्रग्स के एक्शन के अकॉर्डिंग कि वो जो ड्रग्स है, कोई भी एक पार्टिकुलर ड्रग्स हो सकती है, उस ड्रग्स के डिफरेंट टाइप के एक्शन हो सकते हैं। तो वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग्स एक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन अ पार्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल ऑल एंटीहिस्टामिन इनहिबिट द एक्शन ऑफ कंपाउंड हिस्टामिन। जो हिस्टामिन है उसके एक्शन को कंट्रोल करने के लिए ऑल एंटीहिस्टामिन मेडिसिन यूज की जाती है। विच कॉज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। जो हिस्टामिन है वो इन्फ्लेमेशन करता है बॉडी के अंदर। देयर आर वेरियस वेज इन विच एक्शन ऑफ हिस्टामिन कैन बी ब्लॉक्ड। बहुत डिफरेंट टाइप के ऐसे एक्शन है, डिफरेंट टाइप के वेज हैं जिससे हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक किया जा सकता है। क्लियर। या फिर फॉर एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें
जैसे जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन एक तरीके से डिफरेंट टाइप के एक्शन उसके हैं। जैसे एस्प्रिन को जो है पेन किलर के तौर पे भी, इट मीन्स उसको एनाल्जेसिक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। एस्प्रिन को एंटीपायरेटिक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से एस्प्रिन को एंटी क्लोटिंग, एंटी ब्लड क्लोटिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ब्लड को वो क्लोट नहीं होने देती है, यानी हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए उसको यूज किया जाता है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग्स एक्शन, की जो ड्रग्स है उसका एक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन। क्लियर? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, in this one it is based on the chemical structure of drugs. Drugs classify in this way share common structural feature and often have similar pharmacological activities. यानी ये कहता है कि जो on the basis of chemical structure, अगर किसी भी मेडिसिन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है तो इट मीन्स उनका जो एक्टिविटी है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी सिमिलर ही होती है। इट मीन्स अगर उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है तो वो सिमिलर टाइप का वर्क करेगी, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करेगी। ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल सल्फोनिलामाइड्स हैव कॉमन स्ट्रक्चर फीचर। जितनी भी ऑल सल्फोनिलामाइड्स हैं वो सारी की सारी सल्फोनिलामाइड्स का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, तो इट मीन्स उनका सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी सिमिलर ही मिलेगी, वो एक ही टाइप के फंक्शन को शो करेंगे। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। नाउ लास्ट वन इज डी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, on the basis of molecular target. Drugs usually interact with biomolecule. हमारी बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, और वो बायोमोलिक्यूल कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड हैं। तो इन बायोमोलिक्यूल्स के साथ जो ड्रग्स हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, उनके साथ रिएक्ट करती हैं, उनके साथ जो है रिएक्शन करती हैं। सो उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो इंटरेक्ट करके क्या होगा? दीज आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग्स टारगेट। उन्हें हम टारगेट मॉलिक्यूल या ड्रग्स टारगेट बोलते हैं। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, यानी वो ड्रग्स हैं वो किसके ऊपर टारगेट करती हैं? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स पे करेंगी, प्रोटीन पे करेंगी, फैट पे करेंगी, तो वो इंटरेक्ट करती हैं, जो ड्रग्स हैं वो इंटरेक्ट करती हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स के साथ। तो बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, प्रोटीन भी या न्यूक्लिक एसिड भी। तो दीज आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? टारगेट मॉलिक्यूल्स, यानी वो ड्रग्स उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर टारगेट करेगी या फिर ड्रग्स टारगेट। तो ड्रग्स possessing some common structural feature may have the same mechanism of action on target. क्या कहते हैं कि जो ड्रग्स हैं वो कुछ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर अपने साथ रखती हैं। may have the same mechanism of action on target, वो टारगेट के ऊपर जो है सेम मैकेनिज्म के एक्शन को शो करेंगी। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट इज द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट। तो ये तो थे हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, कि वो किस टाइप के मॉलिक्यूल के ऊपर टारगेट करती हैं। और बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे यूज किए गए हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर कौन करेगी, लिपिड्स के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, या न्यूक्लिक एसिड, किस टाइप के बायोमोलिक्यूल के ऊपर वो टारगेट कर रही है, तो उसे हम मॉलिक्यूलर टारगेट के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन करते हैं। थर्ड वन क्या थी? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, कि उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर सेम है
तो इट मीन्स उनका जो फंक्शन है या फिर जो उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो भी सिमिलर ही रहेंगी। यदि स्ट्रक्चर सिमिलर है तो इट मीन्स वो स्ट्रक्चर सिमिलर होने की वजह से उसका फंक्शन सेम ही रहेगा। जैसे सारे के सारे सल्फोनिलामाइड्स का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है इस तरीके से, तो वो सारे के सारे सल्फोनिलामाइड्स हैं नियरली उनकी एक्टिविटीज, उनका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो सिमिलर ही रहेंगे। इट मीन्स सारे की सारी ऑल सल्फोनिलामाइड्स क्या काम करती हैं, वो एंटी बैक्टीरियल होती हैं। क्या होती हैं? एंटी बैक्टीरियल, वो बैक्टीरियल के अगेंस्ट वर्क करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग्स एक्शन, कि ड्रग्स का एक्शन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग्स एक्शन, कि वो ड्रग्स है वो किस टाइप के एक्शन को शो करती है, उसके अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन। जैसे बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो एक ही टाइप के ड्रग्स हैं और वो एक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करती हैं। क्लियर? तो ये क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग्स एक्शन। जैसे एस्प्रिन है, एस्प्रिन एंटी पायरेटिक के तौर पे भी, एनाल्जेसिक के तौर पे भी, और जो है हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए भी उसको यूज किया जाता है। एंटी ब्लड क्लॉटिंग के तौर पे एस्प्रिन को यूज करते हैं। तो वो क्या हुआ? ड्रग्स एक्शन के अकॉर्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कि उस मेडिसिन का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यानी वो किस प्रकार की जो है औषधीय प्रभाव को शो करती है, किस टाइप की जो है मेडिसिन के इफेक्ट को वो शो करती हैं। क्लियर? सो इन दिस वन, जैसे एंटी फॉर एग्जांपल्स एंटीपायरेटिक है तो वो टेम्परेचर के अगेंस्ट वर्क करेगी, एनाल्जेसिक है वो पेन के लिए यूज की जाएगी। तो दीज आर द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन। तो ड्रग्स जो टारगेट इंट्रैक्शन होता है वो किस तरीके से होता है? तो ये ड्रग्स का जो टारगेट होता है जिसके ऊपर भी वो इफेक्ट डालेगी, वो इंट्रैक्शन, ड्रग्स टारगेट इंट्रैक्शन, यानी वो ड्रग्स किसके ऊपर जाकर के इफेक्ट डालती हैं और उसके साथ इंट्रैक्शन क्या होता है। तो ये ड्रग्स टारगेट इंट्रैक्शन 2 टाइप का होता है, या तो वो एंजाइम के साथ या फिर वो रिसेप्टर के साथ। तो आपके सिलेबस के अंदर जो है एंजाइम और रिसेप्टर के अकॉर्डिंग उनकी इंट्रैक्शन को दिखाया गया है कि जो ड्रग्स है वो एंजाइम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी और रिसेप्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन, क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल में करते हैं, उनको कैटालाइज करते हैं। क्लियर? बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं या बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के तौर पे उनको यूज किया जाता है, उनको कैटालाइज किया जाता है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। क्लियर? तो दोज विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी आर कॉल्ड रिसेप्टर। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ कम्युनिकेशन का भी काम करते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं रिसेप्टर। तो एंजाइम और रिसेप्टर इन दोनों के साथ इंटरेक्शन किस तरीके से होता है ड्रग्स का, अभी वो हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे द कैरियर प्रोटीन कैरी पोलर मॉलिक्यूलर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड हैव कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द सेल, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स ये स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं सेल का। तो ये एक प्रकार की डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर हैं जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन को शो करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन, ड्रग्स टारगेट इंट्रैक्शन। और ये ड्रग्स टारगेट इंट्रैक्शन 2 ही टाइप का होता है, या तो ड्रग्स एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगी या फिर रिसेप्टर के साथ। तो ये एंजाइम और रिसेप्टर के साथ किस तरीके से करती हैं, तो पहले हम आप चलते हैं कि एंजाइम एज ड्रग्स टारगेट। क्लियर? तो एंजाइम है वो एज ए ड्रग्स टारगेट, वो ड्रग्स एंजाइम के ऊपर कैसे टारगेट करता है, कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करता है, वो हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम एंजाइम क्या वर्क करता है, वो क्या एक्शन शो करता है, पहले वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज पार्ट ऑफ दिस वन इज कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का
कैटालाइटिक एक्शन क्या है, वो किस तरीके से कैटालाइज करता है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है या उनको स्टार्ट करता है। बायोमोलिक्यूल्स जो प्रोसेस बॉडी के अंदर होती हैं उनको किस तरीके से कैटालाइज करता है। सो इन दिस वन, फर्स्ट वन इज कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। सो इसमें क्या होगा, फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन ए ड्रग्स एंड एन एंजाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन, की वो जो कैटालिस्ट है या जो एंजाइम है वो किस तरीके से रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, कैसे वो रिएक्शन को ओकर करते हैं, तो उसके बारे में हम पहले स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज वो देखते हैं। तो क्या होगा, द फर्स्ट एक्शन ऑफ एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए पहले जो कैटालिस्ट है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, उसको पकड़ता है। एंड एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन ए सुटेबल पोजीशन। जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट को होल्ड कर लेगी, सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली, जिससे उसके ऊपर आसानी से अटैक किया जा सके, उसको कैटालाइज किया जा सके, उसके साथ रिएक्शन की जा सके। तो ये कैसे है, इसको अभी हम अंडरस्टूड करते हैं। यस, तो ये क्या है, इट इज द एंजाइम। ये एंजाइम है और एंजाइम की ये एक्टिव साइट है। क्या है, ये एक्टिव साइट है। ये सबस्ट्रेट है। क्या है, ये सबस्ट्रेट है। तो इस सबस्ट्रेट को ये अपनी एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर लेगा। क्या कर लेगा, एक्टिव साइट के साथ बाइंड अप कर लेगा। यहां पे देखिए, एंजाइम ने अपनी एक्टिव साइट के साथ इस सबस्ट्रेट को होल्ड कर लिया। यहां पे होल्ड कर लेता है। होल्ड करने के बाद वो सबस्ट्रेट को कोई फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से वो इसके साथ रिएक्शन कर सके, केमिकल रिएक्शन इसके साथ हो सके। तो क्या कहता है, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन। तो वो बाइंड अप कर लेता है अपनी एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट को। वो बाइंड कैसे करता है, उसको होल्ड कैसे करता है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप की फोर्सेज हो सकती हैं। वो आयोनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकती है। तो उस फोर्स की वजह से ये अपनी एक्टिव साइट के साथ उस सबस्ट्रेट को होल्ड कर लेता है ताकि रिएक्शन हो सके। नाउ नेक्स्ट वन, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द सेकंड फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या, फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करवाएगी। सेकंड फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, जिससे वो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा और उसके ऊपर अटैक करने से वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन को कैरीड आउट करता है। सो इन दिस वन, बी पार्ट, ये तो था कि जो एंजाइम है वो एक्शन कैसे करता है, सबस्ट्रेट को होल्ड कर लेगा, होल्ड करके उसको जो है अपनी एक्टिव साइट के साथ होल्ड करके उसको फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करवा देगा, जिससे वो केमिकल रिएक्शन उसके साथ कर सके। नाउ बी पार्ट, अब आ गया ड्रग्स का। ड्रग्स एंजाइम इंट्रैक्शन। ड्रग्स एंजाइम इंट्रैक्शन, जो ड्रग्स है वो किस तरीके से एक्ट करती है, अब यहां पे हम ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ऊपर हमने स्टडी किया कि एंजाइम है वो कैसे रिएक्शन को कंट्रोल करता है, कैसे रिएक्शन को स्टार्ट करता है। सबस्ट्रेट को अपनी एक्टिव साइट के साथ होल्ड कर लेगा, जिससे फंक्शन ग्रुप प्रोवाइड करवाएगा उसको। फंक्शन ग्रुप प्रोवाइड करवाने के साथ बाद में वो उसके साथ जो है अटैक करके केमिकल रिएक्शन को कैरिड करेगा। बट यहां पे सेकंड पार्ट अब आता है, ड्रग्स एंजाइम इंट्रैक्शन। अब वहां तक ये जो अभी हमने स्टडी किया, यहां तक केवल एंजाइम का एक्शन था। अब उस एंजाइम के एक्शन को कंट्रोल करना है, उसके एक्शन को रोकना है। तो रोकने के लिए क्या यूज करेंगे, ड्रग्स। तो वो जो ड्रग है वो एंजाइम के ऊपर कैसे वर्क करेगी, उसका ड्रग्स का और एंजाइम का कैसे इंट्रैक्शन होगा, वो हमने अभी स्टडी करना है। तो क्या होगा,
ड्रग इनहिबिट एनी ऑफ द अबव मेंशन एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो ये जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करेंगी, उसकी ऊपर वाले जो फंक्शन अभी हमने स्टडी किए, ऊपर वाले फंक्शन को वो स्टॉप कर देगी, रोक देगी। क्लियर? ड्रग्स इनहिबिट एनी ऑफ द अबव मेंशन एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। दीज कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम के जो वर्क को स्टॉप कैसे किया जा सकता है, उसकी एक्टिव साइट को बाइंड करके, उसको ब्लॉक करके। एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, जिससे जो सबस्ट्रेट है वो उसकी एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं होगा। और कैन इनहिबिट द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो सच ड्रग्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। तो इस टाइप की जो ड्रग्स होती हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दे, उसके काम को रोक दे। क्लियर? तो ये ड्रग्स लेने के बाद क्या होगा, ड्रग्स इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इन 2 वेज। तो ये जो ड्रग्स है वो दो तरीकों से सबस्ट्रेट को उस एक्टिव साइट के पास जाने से 2 तरीकों से रोक सकती हैं। जो ड्रग्स अगर हम लेंगे तो यहां पे एंजाइम के वर्क को रोकना है, और एंजाइम के वर्क को रोकने के लिए 2 वेज हैं, 2 तरीके हैं जिससे सबस्ट्रेट उसके साथ रिएक्ट ना करें। पहला क्या है, ड्रग्स कंपीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट। जो बॉडी के अंदर सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट के साथ ड्रग्स क्या करेगी, कंपीट करेगी। ड्रग्स के बीच में और उस सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन होगा। क्या होगा, कंपटीशन होगा। यहां पे देखिए ये एंजाइम है और ये ड्रग्स है और ये सबस्ट्रेट है। तो क्या करेगी, जो ड्रग्स है उसकी सेम शेप होती है जैसे सबस्ट्रेट की होती है। तो इन दोनों के बीच में, ड्रग्स के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन हो जाएगा कि कौन सा पहले इस एक्टिव साइट के पास बाइंड अप होगा। तो क्या होगा, यहां पे इन दोनों के बीच में कंपटीशन होने से, कंपीट होने से जो ड्रग्स है वो पहले इस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाती है। सी हियर इन नेक्स्ट फिगर, यहां पे जो ड्रग्स है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड अप हो जाएगी और इसके साथ बाइंड अप होने से सबस्ट्रेट इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। सबस्ट्रेट इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो इट मींस रिएक्शन नहीं होगी। तो ड्रग्स ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। इस ड्रग्स ने इस एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ड्रग्स यहां पे इसके अंदर फिट हो जाएगा इसकी एक्टिव साइट में और इसकी एक्टिव साइट को फ्री नहीं होने देगा, उसको रोक देगा, उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे सबस्ट्रेट जो है आगे एंजाइम के साथ रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकेगा, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। तो पहले है कंपीट की। तो ड्रग्स compete with the natural substrate for their attachment on the active site of enzyme। एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच होने के लिए वो compete करता है। तो सच ड्रग्स आर कॉल्ड competitive inhibitor। इस टाइप के ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, competitive inhibitor, यानी जो एक तरीके से compete करती हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर? तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे है, एक तो compete का हो गया, अब सेकंड का कैसे होगा। सेकंड में देखिए, अभी सेकंड में क्या करती है, सी दिस वन, यस, सेट। सेकंड में क्या होगा, सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो उसकी एक्टिव साइट के साथ बाइंड अप नहीं होती। ऊपर जो हमने फर्स्ट पार्ट किया, उस फर्स्ट पार्ट में क्या था, उसकी एक्टिव साइट को बाइंड अप कर देती है, लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो इसकी एक्टिव साइट को बाइंड नहीं करती। दीज बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम। वो एंजाइम की किसी दूसरी साइट के साथ बाइंड अप हो जाती हैं। उस दूसरी साइट को क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। अब जैसे ये है, ये एंजाइम है, एंजाइम की ये एक्टिव साइट है। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड अप नहीं करती हैं, बल्कि वो एंजाइम की किसी दूसरी साइट, जैसे ये साइट है, यहां पे है ये, इस साइट के साथ जो है बाइंड अप हो जाती हैं वो ड्रग्स। तो उस ये जो साइट है इसे हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। यहां पे देखिए ये ड्रग्स हैं,
ये ड्रग इस एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच हो जाएगी और यहां पे अटैच होने के बाद इसकी शेप को ही चेंज कर देगी। पहले शेप ऐसी शेप थी तो इसी टाइप की शेप का कोई सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड अप होगा, लेकिन जैसे ही ड्रग इसके साथ अटैच हो जाएगी इसकी एलोस्टेरिक साइट के साथ, तो ये इसकी एक्टिव साइट की शेप को ही चेंज कर देगी और इसकी एक्टिव साइट की शेप चेंज होने से जो सबस्ट्रेट की पहले शेप थी, ऐसी शेप थी जो इसके अंदर फिट हो सके, वो अब इस शेप के अंदर फिट नहीं हो सकेगी, एडजस्ट नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड अप ना होने की वजह से रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या कहता है, देखिए, सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट, दीज बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम which is called allosteric site. This binding of inhibitor at allosteric site change the shape of active site in such a way that substrate cannot recognize it. वो उसकी शेप को इस तरीके से चेंज कर देती है कि जो सबस्ट्रेट है वो उस साइट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, यानी वो सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट ही नहीं हो सकेगा, उसके साथ बाइंड अप ही नहीं हो सकेगा। इफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एंजाइम एंड इनहिबिटर, ये एंजाइम है और ये इनहिबिटर है, ये ड्रग, अगर इस एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगी तो स्ट्रांग बॉन्ड होने से क्या होगा, सी कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली, वो बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, अगर टूटेगा नहीं तो देन द एंजाइम इज ब्लॉक परमानेंटली, वो एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा एंड द बॉडी देन डिग्रेड द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेसाइज द न्यू एंजाइम। इसके बाद वो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, उससे दोबारा से एंजाइम की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये अभी हमने स्टडी किया कि जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट को दो तरीकों से ब्लॉक किया जा सकता है। पहली कंपीट करके, जिसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के नाम से जानते हैं, और सेकंड जो है उसकी एलोस्टेरिक साइट को बाइंड अप करके, वो ड्रग जो उसकी एलोस्टेरिक साइट के बाइंड अप कर देगा, जिससे उसकी एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो उसकी एक्टिव साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा, यानी उसके अंदर वो फिट नहीं हो सकेगा, जिससे वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ना अभी हमने डिस्कस किया कि जो एंजाइम है, एंजाइम एज ए ड्रग्स टारगेट के तौर पे कैसे होता है, कैसे ड्रग्स एंजाइम के ऊपर वर्क करेगी। तो अभी नेक्स्ट आता है रिसेप्टर एज ड्रग्स टारगेट। जो रिसेप्टर हैं एज ए ड्रग्स टारगेट वो किस तरीके से हैं, तो पहले हमें रिसेप्टर को अंडरस्टूड, जैसे हमने एंजाइम एज ड्रग्स टारगेट स्टडी किया था तो एंजाइम के फंक्शन को पहले स्टडी किया कि एंजाइम क्या फंक्शन करती है, तो उसी तरीके से पहले हमें रिसेप्टर के बारे में स्टडी करनी है कि रिसेप्टर होता क्या है। रिसेप्टर एक प्रकार से प्रोटीन ही होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो वर्क क्या करता है, जो बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन का काम करता है। किसका, कम्युनिकेशन प्रोसेस को शो करता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स जो मैसेज को वन सेल से अदर सेल के अंदर ट्रांसफर करता है या सेल से मसल में जो है ट्रांसफर करता है। तो यहाँ ये पाया कहाँ पे जाता है, वेयर इट इज फाउंड, जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो मिलता कहाँ पे है, ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन में। ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो है आउटर जो कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये रिसेप्टर प्रोटीन है। क्या है, ये रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर प्रोटीन है, और ये रिसेप्टर प्रोटीन की जो है बाइंडिंग साइट है। क्या है, ये बाइंडिंग साइट है जो मेम्ब्रेन से बल्जिंग आउट बाहर निकला हुआ होता है। कहाँ होता है, बाहर निकला हुआ होता है, इसे हम रिसेप्टर बोलते हैं। और ये रिसेप्टर का काम है इसके अंदर मैसेज को कन्वे करना, मैसेज को पास करना। तो वो मैसेज किस तरीके से पास होता है, वी विल डिस्कस हियर। अभी हम डिस्कस करेंगे जैसे इन द बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन एंड दैट बिटवीन न्यूरॉन टू मसल, या तो दो न्यूरॉन के बीच में या न्यूरॉन से मसल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है थ्रू सर्टेन केमिकल्स, वो कुछ एक केमिकल्स की वजह से होता है। दीज केमिकल्स नोन एज केमिकल मैसेंजर, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर
आर रिसीव्ड एट ये केमिकल मैसेंजर कहाँ होगा? ये केमिकल मैसेंजर है जो ये केमिकल मैसेंजर है, ये केमिकल मैसेंजर को कौन रिसीव करेगा? इस रिसेप्टर प्रोटीन की जो बाइंडिंग साइट है वो इसको रिसीव करेगी। सो एट द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन टू अकोमोडेट a message shape of the receptor site change, जिसे रिसेप्टर साइट है वो चेंज हो जाएगी एंड दिस ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू द सेल, उससे सेल के अंदर मैसेज पास हो जाएगा एंड केमिकल मैसेंजर गिव मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल। वो केमिकल मैसेंजर उस सेल के अंदर विदाउट एंटरिंग हुए मैसेज को पास कर देता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो है एक्टिव साइट है रिसेप्टर की, ये रिसेप्टर प्रोटीन है, ये इसकी एक्टिव साइट है। तो जो मैसेज है बॉडी के अंदर या सेल के अंदर वो केमिकल मैसेंजर से होता है। तो ये केमिकल मैसेंजर है, ये केमिकल मैसेंजर क्या होगा? ये इस रिसेप्टर प्रोटीन की एक्टिव साइट से बाइंड अप हो जाएगा और जैसे ही ये इसके नजदीक आएगा, बाइंड अप होगा इसके साथ, तो वो रिसेप्टर की जो साइट है, एक्टिव साइट है, ये बाइंडिंग साइट है, इसकी शेप को चेंज कर देगा। इसकी शेप इस तरीके से हो जाएगी जिससे वो उसके साथ आसानी से जो है बाइंड अप हो सके कुछ टाइम के लिए मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो ये मैसेज को यहां से जैसे ही इसकी शेप चेंज हो जाएगी, शेप चेंज होते ही तुरंत ये अपने अंदर से मैसेज को पास कर देगा। यहां से मैसेज इस केमिकल मैसेंजर से मैसेज यहां तक पास हो गया, इस पूरी सेल के अंदर से पास हो गया। ये केमिकल मैसेंजर ने इसके अंदर जो है विदाउट एंटरिंग हुए मैसेज को कन्वे कर दिया। क्लियर? उसके बाद ये केमिकल मैसेंजर यहां से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि उसने मैसेज अपना कन्वे कर दिया है। तो ये प्रोसेस थी कि जो रिसेप्टर है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। रिसेप्टर का मेन काम क्या होता है? रिसेप्टर का मेन काम है मैसेज को कन्वे करना, और रिसेप्टर के अंदर जो मैसेज को कन्वे करना, जो मैसेज को लेके आते हैं, जो मैसेज जिसके द्वारा जाता है वो क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है। और ये केमिकल मैसेंजर बाइंडिंग साइट के पास आकर के इस बाइंडिंग साइट की शेप को चेंज कर देगा जिससे मैसेज इसके अंदर से पास हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मैसेज है वो पास कर दिया जाता है किसके द्वारा? ये एक्टिव साइट है रिसेप्टर प्रोटीन की, उस एक्टिव साइट के द्वारा पास कर दिया जाएगा। ये तो था इसका मैसेज पास होने का। क्लियर? ये प्रोसेस किसकी है? ये प्रोसेस है एक तरीके से रिसेप्टर प्रोटीन की। अब टॉपिक हमारा क्या था? रिसेप्टर एज ड्रग्स टारगेट। क्या था? रिसेप्टर एज ड्रग्स टारगेट, ये टॉपिक था हमारा रिसेप्टर एज ड्रग्स टारगेट। अभी तक हमने स्टडी किया है केवल रिसेप्टर की, रिसेप्टर का काम क्या है। अब ड्रग्स उसके ऊपर इंटरेक्ट क्या करती हैं? हमें पता है रिसेप्टर का काम कम्युनिकेशन का है, तो ड्रग्स क्या करेगी? उस कम्युनिकेशन को रोकेगी, उसको स्टॉप करेगी। तो क्या होगा? यहां पे जो ड्रग्स होती हैं वो ड्रग्स इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगी, इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगी, और ब्लॉक करने की वजह से मैसेज इसमें से कन्वे नहीं होगा, पास नहीं होगा। कम्स टू दिस नेक्स्ट लाइन। यहां पे देखिए क्या कहते हैं? ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर, ऐसी ड्रग्स जो रिसेप्टर साइट के साथ बाइंड अप हो जाती है और इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन, और उसके फंक्शन को रोक देती है। इनहिबिट का मतलब स्टॉप करना, रोकना। तो वो उसके नेचुरल फंक्शन, उसका नेचुरल फंक्शन क्या है? कम्युनिकेशन का है, तो उस नेचुरल फंक्शन को वो इनहिबिट कर देती है, स्टॉप कर देती है। आर कॉल्ड एंटागनिस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटागनिस्ट। तो ये एंटागनिस्ट होगा, इट मीन्स वो उसके फंक्शन को स्टॉप कर देती है। तब उसमें एंटागनिस्ट होने के बाद उसमें से मैसेज पास नहीं होगा। दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड, ये तभी एंटागोनिस्ट तभी किया जाता है जब उसके अंदर कोई मैसेज पास ना करना हो। देयर आर अदर टाइप ऑफ ड्रग्स, लेकिन कुछ ऐसी दूसरी टाइप की ड्रग्स भी होती हैं जो मैसेज को पास करने में हेल्प करते हैं। दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, वो जो है एक तरीके के नेचुरल जो मैसेंजर होते हैं
बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, वो रिसेप्टर को स्विच ऑन करके, वो रिसेप्टर की साइड को स्विच ऑन कर देते हैं जिससे मैसेज उसके अंदर से पास हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस केमिकल्स को या उस मेडिसिन को अगोनिस्ट, क्या बोलेंगे, अगोनिस्ट। तो दीज आर यूजफुल व्हेन देयर इज लैक ऑफ नेचुरल मैसेंजर, जब केमिकल मैसेंजर की लैकनेस होती है तब उसको ओपन किया जाता है, तब उसको स्विच ऑन किया जाता है ताकि मैसेज उसमें से पास हो। तो यहाँ पे ड्रग्स का दोनों एक्शन हो गया, एक तो एंटागनिस्ट हो गया और दूसरा अगोनिस्ट हो गया। इट मींस मैसेज को स्टॉप भी किया जा सकता है और मैसेज को पास भी किया जा सकता है। तो दोनों टाइप की ड्रग्स यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिसेप्टर एज ड्रग्स टारगेट, कि ड्रग्स टारगेट के तौर पे कैसे रिसेप्टर वर्क करता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नाउ आवर 16th यूनिट हैज बीन कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरी यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।